लिए संभाग हेड दुर्ग साधना न्यूज श्री ललित साहू जी। ललित साहू जी स्वागत करेंगे श्री कमल नारायण साहू जी का। स्वागत की इसी कड़ी में ब्यूरो चीफ राजनांदगांव श्री राम साहू जी, आप स्वागत करेंगे डॉक्टर संतोष राय जी का। इसी कड़ी में ब्यूरो चीफ धामतरी श्री रुपेश साहू जी स्वागत करेंगे हमारे बीच उपस्थित नारद साहू जी का। इसी कड़ी में श्री लक्ष्मण साहू जी ब्यूरो चीफ गरियाबंद, आप स्वागत करेंगे हमारे बीच उपस्थित श्रीमती डॉक्टर भारती साहू जी का। मैं पुनः अनुरोध करती हूं अर्जुन पांडे जी बस्तर एवं बिलासपुर संभाग हेड मंच पर सादर उपस्थित हों। हमारे बीच उपस्थित मैनेजिंग एडिटर डायरेक्टर साधना न्यूज आर के गांधी जी के स्वागत के लिए श्री किशोर योगी जी ब्यूरो चीफ बालोद। परिचर्चा को शुरू करने के पूर्व संभाग हेड दुर्ग साधना न्यूज ललित साहू जी, आपसे अनुरोध मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही मैनेजिंग एडिटर साधना न्यूज आर के गांधी जी से अनुरोध परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आज जिस घड़ी का इंतजार आज सभी को था और इस पूरे कार्यक्रम को करने में जितनी मेहनत लगी, ललित साहू ने काफी अथक प्रयास किया और हमारी कोशिश ये रही कि छत्तीसगढ़ निर्माण के रजत वर्ष में हम हैं और रजत वर्ष काफी मायने रखता है। 25 साल का ये सफर किसी भी प्रदेश के निर्माण में क्या क्या पड़ाव रहे उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये मंच आप सभी को एक प्लेटफॉर्म देता है कि जिसपे आप अपनी बात रख पाए कि हमने बीते समय में क्या कुछ किया, मौजूदा समय क्या है और आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए कितना स्वर्णिम है। संतोष राय जी हमारे साथ में मौजूद है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं इनके साथ बहुत बार बैठ चुका हूं और इस साधना न्यूज का सौभाग्य है कि कई मर्तबा हमने चर्चा की है। तो इस बार का थीम जो हमने रखा सवर राज छत्तीसगढ़, और संतोष जी से शुरुआत करना चाहूंगा। संतोष जी, आप जिस फील्ड से आते हैं उसमें आप किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन इन सालों में आपने देखा और आने वाला समय किस तरह की चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एआई और जीपीटी का जमाना है, काफी कुछ है चुनौतियां भी। मैं सबसे पहले साधना न्यूज चैनल का इस कॉन्क्लेव को आयोजित करने के लिए धन्यवाद दूंगा और ये बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर से जो आज का दौर है वो मोबाइल का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, लेकिन बच्चे जिस तरीके से मोबाइल में जिस तेजी से और जिस गति से इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां कहीं ना कहीं थोड़ी रोक की भी जरूरत है। और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा, मैं बार बार हर मंच से ये बात कहता हूं कि आप अपने बच्चों का मालिक अपने आप को ना समझें, आप अपने बच्चों का माली अपने आप को समझें। मालिक समझेंगे तो बच्चा आपसे बिखर जाएगा, माली समझेंगे तो वो गार्डन का फूल बहुत ही खूबसूरत खिलेगा। तो माली बन करके उन बच्चों की देख करें और छत्तीसगढ़ का भविष्य तो निश्चित तौर से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और निरंतर प्रगति की ओर ही हम जा रहे हैं। चलिए, आपने कई को संवारा भी। आप खुद एक बागवान के एक बागी माली की तरह हैं और निश्चित तौर पर आप जिस तरह से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मंच देने का काम करते हैं, तो मैं ये तो समझना चाहूंगा कि किस तरह की प्रतिभा आप देख पा रहे हैं मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में? प्रतिभा की जहां तक बात है, कई जगह जैसे हम भिलाई को ले तो एक शिक्षाधानी के रूप में है, अगर राजनांदगांव को ले तो संस्कारधानी के रूप में, राजधानी के रूप में, आगे बढ़ते जाएं तो न्यायधानी के रूप में, और कहीं भी चाहे वो रायगढ़ की बात हो, जसपुर की बात हो या
पीछे जाते जाएं तो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है, न ही अमीरों के हाथ की कठपुतली है। प्रतिभा तो कठिन परिश्रम का नाम है। लेकिन मंच मिलना चाहिए, आप तो ये मानेंगे ना? निश्चित प्रतिभा को मंच मिलेगा तो प्रतिभा निश्चित तौर पर निखरेगी भी। निश्चित तौर से मंच मिलेगा तो प्रतिभा दूर तक जाएगी, दूर तक बताया जा सकता है, समझा जा सकता है। और इसके लिए साधना तो साधना में लगा ही है। और जिस तरीके से न केवल प्रतिभाओं को प्रतिभा तक ला रहा है, बल्कि उन तक को बताने के लिए भी इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर बहुत से जो साथियों को लाया है। चलिए, आपने मोटिवेशनल स्पीकर की चर्चा की तो कमल नारायण जी के पास आना चाहूंगा। कमल नारायण जी, निश्चित तौर पर मंच और प्रतिभा की बात यहां पे हो रही है, आप किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो प्रथमतः आपको मैं साधना न्यूज को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि आप लोग सच में प्रतिभा को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योग्यता एक प्लेटफॉर्म की मोहताज होती है। और इस तरीके का जो आपका पहल है वो छत्तीसगढ़ को और आगे लेके जाने में बहुत बड़ा काम करेगा। और मेरी बहुत शुभकामनाएं और हमेशा साथ रहेगा साधना न्यूज के साथ। चलिए, नारद जी, आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन दिनों तो मोटिवेशनल स्पीकर का काफी खास योगदान है, जिसको देखिए वो कहीं ना कहीं किसी से मोटिवेटेड है। आज मेगा कैन क्लब में और साधना न्यूज जो चैनल है, और इन्होंने वाकई में एक संवर रहा छत्तीसगढ़। और आज के जो युवा है, अब धीरे धीरे वो छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ से आगे वो बढ़ते जा रहे हैं। और रही बात आप सभी का जो आशीर्वाद है वो दिन के दिन मिलते जाता है। और हमारे सर को, मैं संतोष सर को स्पेशली मैं बहुत दिनों से जानता हूं, इनसे मैं सीखता भी हूं, कमल सर सीखता हूं, मैम साहब सभी से। तो मेरे लिए यहां पर बैठना एक प्रतिभा के समान है, और इस प्रतिभा को आप सम्मान दे रहे हैं। मेरे लिए प्रतिभा और सम्मान एक साथ। तो चलिए, आपको ढेर सारी बधाई भी है कि आपने हमको मौका दिया यहां पर। डॉक्टर भारती के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर भारती जी, आप इस मंच पे आदि आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आदि आबादी की जब भी चर्चा होती है तो लगता ही है कि उनके लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में किस तरह की आप प्रतिभा देख पा रही हैं? इस रजत वर्ष में आपको और क्या संभावनाएं दिख पा रही हैं? भारती जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। साधना न्यूज की बहुत बहुत बधाई देती हूं मैं साधना न्यूज को और गांधी जी को। आप सभी का ये जो आज का आयोजन है बहुत प्रेरणादायी है आने वाले समय के लिए, सभी के लिए। साधना न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छे हमारे साथी हैं आज के, जो मुझसे बेहतर आपको और मोटिवेट करेंगे। मैं ये देख पा रही हूं कि अभी के समय में जो देखती हूं, बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और इतने पढ़ लिख जा रहे हैं बच्चे, इतने आगे जा रहे हैं कि उनको सही दिशा निर्देश की जरूरत है। और सही दिशा निर्देश हम दें उनको, मेहनत के प्रति और उनको जगाएं, उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाएं, और मेहनत लगन से यदि बच्चे आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता के शिखर पर हमारे एक एक युवा पहुंच सकते हैं। उसके लिए ये एक कार्यक्रम प्लेटफॉर्म बन के उभरेगा सभी के लिए, और बहुत ये प्रेरणादायी आपका आयोजन। बहुत धन्यवाद। लेकिन इन दिनों एक चुनौती जो मैंने एआई और जीपीटी को लेकर की, चूंकि कमल नारायण जी आप इसे खुद फेस कर पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आज भी इंटरनेट पे ऐसी चीजों को देखता है जो देखना नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं दिमाग उस तरफ डाइवर्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, मोटिवेशन के जरिए आगे बढ़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि इसको सही पाथ कैसे दिया जा सकता है? इसे ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, आपदा ही अवसर का एक बहुत बड़ा मौका होता है। तो हर समस्या को हम समाधान के रूप में देखें। और आज के डेट में मैं मानता हूं कि 21वीं सदी जो है हमारा 21st सेंचुरी, आज एक एंटरप्रेन्योर बनने का, उद्यमी बनने का जितना सरल मौका है, इससे पहले कभी भी नहीं था। क्योंकि अगर आपके अंदर सच में अगर प्रतिभा है और आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो आप बाजार की उथल पुथल पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपका ध्यान आपके नीश पे, आपका गोल पे, आपके लक्ष्य पे रहेगा। तो उद्यमिता को सामने आने के लिए तो आज टेक्नोलॉजी मदद ही कर रही है, बशर्ते यह है कि उनको सही मेंटोरशिप मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, और अगर एक गाइडेंस मिल जाता है तो बड़ा से बड़ा काम हो जाता है। सो मुझे मैं आपकी भूमिका समझना चाहूंगा। मेरी भूमिका अगर कहेंगे तो मैं जिस उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, तो उस उद्योग में आज हर वो व्यक्ति जो मैं कुछ करना चाहता हूं वो कर सकता है। अगर उसके अंदर ये भावना है मैं कुछ करना चाहता हूं, तो हम उसको मदद करते हैं। और लगभग हम हिंदुस्तान में करीब 5 लाख लोगों के साथ, जो व्यक्ति इतना एक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति किया था कि मैं कुछ करना चाहता हूं,
उनको हम आज एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद साबित हुए हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ये साधना न्यूज के माध्यम से मौका मिला है कि हम लोगों को मदद कर पा रहे हैं, तो मैं भी और युवा जो है और बहुत सारे ऐसे प्रतिभा लोग हमारे साथ अगर कनेक्ट होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। क्योंकि मैं नाराज जी के पास आना चाहूंगा, भारत युवाओं का देश है और देखिए अगर एवरेज एज देखा जाए युवाओं की तो 28 से 32 साल। इस एज को अगर भारत ने साध लिया, सही पाथ दे दिया, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। जी जी, मैं भी एक युवा हूं और मेरे लिए भी छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के अपनी पहचान बनाना ये बहुत बड़ा टास्क था। ये कब हुआ? जब हमने सोशल मीडिया को समझा और एजुकेशन को समझा। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जॉब करें या अपने कैरियर बनाए। एजुकेशन का मतलब ही है युवाओं के लिए, जहां मुझे लगता है कि आप एक सही निशान बनने में, अपनी सही सोच के सामने में और सही फैसले लेने की क्षमता अगर आपके अंदर हो तो आप एक युग निर्माण कर सकते हैं, स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सकते हैं। और आने वाले समय में हर एक यूथ को मैं यही बोलना चाहूंगा और एक निर्देश भी देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं युवा बदलना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन उनके सामने है कि वो सोच को बदल ही नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बदलना तो चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर वो अनप्रोडक्टिव चीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बोलना भी चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया, जैसे मैंने खुद अपनी एक पहचान बनाया सोशल मीडिया से, तो ज्यादातर मैं वहां पर देखा हूं क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। Yes. जैसे कि कहा जाता था, बचपन में हम पढ़ते थे कि विज्ञान शाप भी है और वरदान भी है, तो आप उसको किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। यस, विज्ञान जो है अभिशाप भी है और वरदान भी है, हाँ। अगर सही यूज किए तो। एग्जाम्पल सर कि आप मोबाइल चलाते हैं, एस्पेक्ट्स पे जा रहा था कि अगर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, उसमें अच्छी चीजें देख रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके प्रतिभा को निखारने में काम मिलेगा। अगर वो बैड एस्पेक्ट्स को फॉलो कर रहा है तो निश्चित तौर पर। यस सर, जैसे हम लोग कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं सर, पूरे वर्ल्ड में 5.17 बिलियन जो यूजर्स है सोशल मीडिया में, जिसमें वर्ल्ड में पॉपुलेशन है 63 पॉइंट यूजर्स है, और हमारे इंडिया में अगर बात करूं 398 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स है, और उनमें से कोई 8 प्लेटफॉर्म है जिसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे हैं। लेकिन क्या भारत को अक्सर ना विदेशियों ने एक उपभोक्ता के तौर पे ही देखा। राइट, आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पे एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो बहुत सारे लोग उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, संतोष जी के पास आना चाह रहा हूं। संतोष जी, युवा की परिभाषा तो आपसे सीखनी चाहिए। मैं बहुत लंबे समय से आपको युवा ही देख रहा हूं। मैं जब ये बता रहे थे कि मैं युवा हूं तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मेरे से थोड़े बड़े हैं और मैं युवा के रूप में ही हूं। मैं सिर्फ युवा के लिए एक ही परिभाषा मेरी है कि आंखों में अरमान लिए, वाह, आंखों में अरमान लिए, मुश्किल को अपना मान लिए, या मैं उसको और अच्छा करूं कि आंखों में अरमान लिए, लक्ष्य को अपना मान लिए, तो फिर मुश्किल क्या और आशा क्या, ठान लिए तो ठान लिए। ये युवा की परिभाषा 1 है। और परिभाषा 2 है कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये रियल में युवा की परिभाषा है। अगर वो युवा जो सवेरे सोकर उठता है और कलबलाते हुए, चिड़चिड़ाते हुए, गुस्सा होते हुए, नाराज होते हुए, मम्मी पापा से झगड़ा करते हुए, या वो युवा जो रात सवेरे 10 बजे सोकर के उठता है और रात को 2 बजे सोता है, वो युवा नहीं है। वो युवाओं के लिए मैं ये कहूंगा कि ऐसे कलंकित जो अभिशाप और वरदान की आप बात कर रहे थे, तो वो देश का अभिशापित युवा है। मैं आपके मंच के माध्यम से, साधना न्यूज के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जो युवा 7-9 घंटे हर दिन सोता हो, और 7 दिन 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कई बच्चों का कहना है कि रात को मैं 4 बजे सोता हूं, 12 बजे उठता हूं, जिसने सूर्य देखा ही नहीं, जिसने सूर्य को जल दिया ही नहीं, उगते हुए सूर्य को देखा नहीं, तो किस तरह का युवा होगा। ऐसे युवाओं को परिवर्तित करना है। और यहां बैठे हुए सभी पेरेंट्स अगर बैठे हैं तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर अपने बच्चों को मोबाइल आप देते हैं तो रात को 9 बजे उस मोबाइल को ले लें। ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, ऐसा कोई एजुकेशन नहीं है जो दिन भर मोबाइल में किया जाए, जो बच्चे आजकल मिस यूज कर रहे हैं। तो उस बात का ध्यान रखें, रात को 9 बजे ले ले, सवेरे उसे 6 बजे दे दें। ये मेरी तरफ से युवा का रियल डेफिनेशन है। चलिए, तो आपने अपने क्लासरूम में कितने को ये मैसेज दिया, कन्वे कर पाए, आप कितनों को बदल पाए? मैं निरंतर इस कड़ी में आगे बढ़ते रहता हूं। मैं तो कॉमर्स की दुनिया का हूं, और कॉमर्स की दुनिया के साथ मोटिवेशनल दुनिया का हूं, तो मैं हर दिन टिल सर
आज भी मैं न कभी कोई एडिटिंग करता, न कभी कुछ करता, जो जहां कोई शब्द अच्छे मेरे दिमाग में आते हैं उन्हें मैं लेकर के सीधे पोस्ट करता हूं। और उस पोस्ट को भी देखने के लिए मोबाइल देखना होगा, क्योंकि मोबाइल की जरूरत भी है। तो मैं आज ही पोस्ट किया कि एक डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है, एक इंजीनियर अपने नाम के आगे इंजीनियर लिखता है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम के आगे सीए लिखता है, कॉस्ट अकाउंटेंट अपने नाम के आगे सीएमए लिखता है, एक टीचर जो सबका निर्माता है, जो सबको बनाता है, उसे भी अपने नाम के आगे टीआर लिखना चाहिए, क्योंकि वो आंसू बहाता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आपके मंच के माध्यम से ये मुहिम को भी मैं जारी करूंगा कि टीचर भी अपने नाम के आगे टीआर लिखें, लोग समझ तो सकें कि ये टीचर है। मतलब आप एक मुहिम पे निकले हुए हैं, जैसे इंजीनियर ईआर लिखते हैं, ऐसा? इंजीनियर जैसे ईआर लिख रहे हैं, टीचर भी टीआर तो कम से कम लिखे, वो तो आंसू बहा के राष्ट्र का लेकिन निर्माण। इसके लिए तो आपको सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी कि वो कम से कम ऐसा एक मापदंड तैयार करे। नहीं, अगर जी आप कुछ बोलना चाहते जी? भारती जी कुछ बोलिए। गांधी जी, मैं ये सोचती हूँ कि एक शिक्षक को, मैं खुद ही समाज कार्य के क्षेत्र से हूँ और समाज कार्य में मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, आगे बढ़ते हुए देखा है। तो बच्चे, जो स्टूडेंट की सफलता है वो खुद शोर मचाती है। हमको अपने नाम के आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो बच्चे, हमारे स्टूडेंट, हमारे पढ़ाए हुए हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन काल में मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट कुछ मेरे पढ़ाए हुए हैं जो मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा इनको देख के लगता है, मुझे प्रेरणा मिलती है रोज, और इनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है जीवन में, इनको शिक्षित करके, और आगे बढ़ने की प्रेरणा और सफलता के बारे में आप लोग कह रहे थे। मैं ज्यादा तो मेरे विचार ऐसे नहीं है, लेकिन सफलता के लिए बच्चा होने, युवा होने या बूढ़े होने की आवश्यकता नहीं है। सफलता जब आप ठान लो तब से लेकिन शुरू गुरु हो तो जाती है। चाहिए, आप जैसे गुरु तो होने चाहिए। धन्यवाद इसके लिए। किसी लेकिन जब भी आप, सफल व्यक्ति के पीछे आप देखिए किसी न किसी गुरु का, जब आप उसको उसके हिसाब से, जैसा स्टूडेंट आपके नजरिए रखता है, जैसा वो सोच रखता है, उस हिसाब से यदि आप उसको बताओ, उसको समझाओ, तो निश्चित ही आपका स्टूडेंट वो मेरा करके एक आपसे दिखाते। छोटा सा सवाल है जी। कि आपने जिनसे शिक्षा ग्रहण की होगी, उस समय की पीढ़ी के जो गुरु हुआ करते थे और मौजूदा समय, कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? बहुत अंतर है गांधी जी, बहुत ज्यादा अंतर है। उस समय मुझे ऐसा लगता है, जब मैं पढ़ रही थी, मुझे भगवान दिखते थे उनमें। आज भी कहीं पे मिल जाते हैं तो प्रणाम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए, मेरे कॉलेज के आज कुछ के तो बच्चे- टीचर आप देखिए वीडियो सोशल मीडिया पे इतने भरे पड़े हैं कि किस हालात में वो स्कूल पहुंचते, कॉलेज हाँ, पहुंचते। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बुरी बात है, सोशल मीडिया के थ्रू जब पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये तो सही नहीं है। इसके लिए हमको युवा पीढ़ी को समझाना चाहिए, और बहुत इसकी जरूरत है कि हम बच्चों की काउंसलिंग करें। स्कूल में उनकी काउंसलिंग सबसे ज्यादा टीचर की भी जरूरी तो काउंसलिंग होनी चाहिए कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज हाँ, की। बिल्कुल होनी चाहिए। टीचरों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको अच्छे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इस पे भी काम करना चाहिए हमको। मैं अपने यहाँ अपनी संस्था में ये चीजें करके देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम निरंतर होने चाहिए। अपने टीम के साथ बैठना चाहिए, स्टूडेंट के साथ भी बैठना चाहिए। आपको दोनों चीजें पता चलेंगी, पॉजिटिव निगेटिव चीजें, उसमें दोनों निकल के आती है कि क्या हमको करने से अच्छा हो रहा है और क्या करने से हमारा वो बच्चों का नुकसान हो रहा है। चलिए संतोष जी, हम सभी कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। गांव में पहले शिक्षक को बहुत पूज्य माना जाता था। कोई अगर शिक्षक के चौपाल पे पहुंच जाए, जहां पे सभी लोग बैठे होते थे, उनकी बात को गौर से सुनना और उसको फॉलो लोग करते थे। आज वो परिदृश्य बदल चुका है। इसके पीछे की मुख्य वजहों को क्या आप मानते हैं? मैं तो सरकार से भी और सबसे गुजारिश करूंगा कि वो शिक्षकों की जो डंडी थी, वो आज शिक्षकों को फिर से लौटा दी जाए, ताकि हम इन्हें डांट सके, मार सके। क्योंकि आज मैं जो समर्थन करती हूँ। डंडी, अच्छा, आप समर्थन करती हैं? क्योंकि हम बिल्कुल। चलो, एक नई बहस छिड़ गई है, ये डंडी वाली बहस आपने नहीं छेड़ दी है। तो वो जो हमसे कमल जो- जी, कितना इत्तेफाक रखेंगे ये जो डंडा मारने वाला, हाँकने वाला? सर देखिए, सारी चीजें जो है दौर की बातें होती है। आज जो सोशल मीडिया का इफेक्ट है कि बच्चे बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि आज अगर आपका इंटरनेट ही ना चले या एक कॉल ना उठ पाए तो पैसेंस नहीं है 10 सेकंड का भी व्यक्ति के पास। तो सारी चीजें जो है वो समय के ऊपर होती है, और जब जो कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है तब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उस समय टेक्नोलॉजी था नहीं, चीजें नहीं थी, तो मुश्किल से मिलता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में या गूगल इंटरनेट के जमाने, एक बटन के क्लिक पे चीजें मिल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द
जनरेशन, आज का जनरेशन ये है कि बच्चे बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चा, 3 साल के बच्चों को देखता हूं वो मोबाइल के बिना रह नहीं पाते, और मोबाइल में खेल क्या रहा है? स्पीडी गेम। स्पीडी गेम, इतना स्पीडी गेम, उसका तो फेवरेट गेम है खाली बंदूक मारना। अब बंदूक मारना वो खेलेगा तो वो तो एग्रेसिव होगा ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू जनरेशन जो चीजें हैं, हमें वही चीजों को। आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियर फैमिली एक नई सामने एक नई चुनौती है? पहले कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी। निश्चित तौर से ये बात है कि न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से काम जब महिलाओं को होता है, तो जैसे भाई साहब ने बताया कि 3 साल का बच्चा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, मोबाइल दिया किसने? तो जिम्मेदार तो वहां पालक भी है। ये 1 वे नहीं है, ये लड़ाई 2 वे है। न्यूक्लियर फैमिली होना और अपने काम करने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों को मोबाइल देना, यहां हम भी उतने ही अपराधी हैं जितना बच्चा है। ऐसा नहीं कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है और जब गलत करने लग जाता है तो इसके बाद हम कहते हैं कि ये तो सुन नहीं रहा है। अरे शुरू में तो आपने ही उसे दिया। तो आपको सभी पेरेंट्स को, मैं बार बार पेरेंट्स के पास इसलिए आना चाहूंगा और मैडम के साथ हूं कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होना चाहिए। आप लोग बच्चों को जब गलत करें तो पहले रोको, टोको और नहीं माने तो ठोको। ये तीनों काम जरूरी है, रोकना भी जरूरी है, ठोकने वाले में बहुत जोर दे रहे संतोष जी आप तो। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि बदलते परिवेश में मैंने देखा कि मर्सिडीज कार पे चलता हुआ इंसान भी कार खोल करके इस तरीके से थूकता है, तो कम से कम रोकना टोकना तो जरूरी हो गया है। और हर तरीके लाल टोकना तो सही है, लेकिन ठोकना ये थोड़ा सा अनुचित लग रहा। ठीक है, ये बदलते परिवेश में हम परिवर्तन संसार का नियम। थोड़ी डांट डपट की जरूरत तो है सर, बच्चों को थोड़ी डांट। चलिए नारद जी, आप कितना इत्तेफाक रखेंगे? ये जो बहस नहीं छिड़ चुकी है, डंडा फिर ठोकना। नहीं सर, मैं बचपन से मार खाते आया हूँ। अच्छा, इसलिए आप यहाँ तक पहुंच पाए? हाँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ। बचपन में टीचर। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि जो कुम्हार भी होता है मिट्टी पर थाप देता है, ठोकता है, तब वो सेप ले पाता है। जी सर, ये अच्छी कहावत है। और बोलते हैं कि टीचर का मार वो हमको आगे बढ़ाता है। और कई बार ऐसा टीचर मार दे तो पालक सीधे स्कूल पहुंचेगा। ऐसा पूरा हम मेरे समय में ऐसा नहीं होता था। अभी आज के समय में तो है, आप देख पाते होंगे। नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता सर। चलिए संतोष जी को शेयर कर। लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगा सर कि कहीं न कहीं ठोकने से आप थोड़ा प्रभावित थे, धीरे से मटके तक आप पहुंचे कि कुम्हार के घड़े को ठीक करने के लिए। तो यहाँ जितने लोग हैं बचपन में सब मार खाए हुए लोग हैं, तभी गलतियों पे मार खाए हुए। अनायास तो कोई नहीं मारेगा, अनायास तो नहीं ठोकेगा। तो थोड़ा अनुशासन की जरूरत है। चलिए, बिना गलतियों के सफलता नहीं मिलती है सर, और जब तक गलतियां नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, तब तक हम सफल कैसे होंगे? और आप जो बोल रहे थे न्यूक्लियर फैमिली जो हो रही है, जो संयुक्त रूप से रहते थे, वो धीरे धीरे खत्म हुआ है। ये बहुत बड़ा कारण है जो हमारे बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण मैं मानती हूँ। तो हमको संयुक्त रूप से रहने की आवश्यकता है अभी के समय में, और संयुक्त रूप से रह के अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों की भी बहुत आवश्यकता है। सर जी, जैसे हम लोग, जैसे ज्यादातर हम लोग ये छत्तीसगढ़ जो है, गांव से ज्यादातर लोग रहते हैं और स्टडी करते हैं। तो हमने दोनों में अंतर देखा हुआ है। जैसे मैं गांव से पढ़ाई किया हूं एक सरकारी स्कूल से, तो वहां का एजुकेशन और एक प्राइवेट संस्था का एजुकेशन, दोनों में फर्क होता है। अब मुझे तो वहां पे मारा भी जाता था, डांटा भी जाता था। अब प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट जो संस्था है वहां पर मारा जाता है या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये मुझे पता नहीं। तो दोनों में अंतर आज तक मैं समझ नहीं पाया कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में वहां के स्टूडेंट और सरकारी स्कूल के स्टूडेंट जो है वो वहां से जब सरकारी स्कूल के स्टूडेंट जब निकलते हैं तो वो अलग लेवल के जाते हैं, अलग लेवल में नाम पहचान बनाते हैं। तो मैं सिर्फ इतने से ही अंत करना चाहूंगा। अभी अंत कहाँ? अभी आप तो अभी आपने एक नई बहस छेड़ दी है। अपनी बातों की जो बातें हैं उन बातों का अंत मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिभा वो खुशबू है, कहीं भी छुपा दो, दबा दो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, कहीं भी हो। प्रतिभा वो खुशबू है, कहीं भी छिपा दो, दबा दो, वो खुशबू तो बिखेरेगी ही बिखेरेगी। तो प्रतिभा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कहां है, किस जगह है, बस उस बच्चे को पहचानना होगा और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। और इसके लिए साधना न्यूज का आज जो मेगा कॉन्क्लेव होने वाला है, अपने आप में बहुत ही शायद ये एक अच्छी शुरुआत है। अलग अलग सेगमेंट में चर्चा और एक नई बहस तो छिड़नी चाहिए, लोग तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से एक बदलाव की आवश्यकता है। जब हम रजत वर्ष में छत्तीसगढ़ में आने वाला समय आप किस तरह से देख पा रहे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर मुझसे कहेंगे व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कहना भी चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा कि आगे आने वाला छत्तीसगढ़ भारतवर्ष के अगर 2 खूबसूरत राष्ट्र या 2 खूबसूरत
स्टेट को चुना जाएगा तो उसमें छत्तीसगढ़ होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग बड़े सुलझे हुए हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े प्यारे हैं। जो काम दे दो, और आप कहीं भी जोड़ लो, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बहुत अच्छे से ये बात जोड़ती है। प्रतिभा, उस गांव से निकली हुई छोटी सी बच्ची आरू, उसको मैं बचपन से देख रहा हूं, जिस तरीके से वो काम कर रही है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने में और बेहतर करने में निरंतर प्रयासरत हैं। चलिए जी, आप किस तरह का आने वाला समय देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में? सर, छत्तीसगढ़ की वैसे तो काफी प्रगति अभी छत्तीसगढ़ में हम सब लोगों को देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी और सिटीज पे जाते हैं, नागपुर वगैरह में, तो रियल एस्टेट को लेके अभी जो डेवलपमेंट मिलेगा, और अभी हाल में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रियल एस्टेट, आपको नहीं लगता कंक्रीट का जंगल बना देना ही एक डेवलपमेंट का पैराडाइम नहीं होना चाहिए कि आप कंक्रीट के जंगल खड़े कर दो? आप देखो कि आप आज टेम्परेचर किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। डेफिनेटली, लेकिन बात ऐसी है सर, टेम्परेचर तो एक दृष्टिकोण है, दूसरा दृष्टिकोण है हमारा पॉपुलेशन। अगर हम 2010 की बात करें तो 100 करोड़ की आबादी थी, और आज हम जब 2025 पे बैठे हैं तो लगभग 150 करोड़ की आबादी को हम टच करने वाले हैं। तो जब कोई चीज बढ़ेगी तो पॉपुलेशन जिस गति में बढ़ रही, तो उस एरिया में तो कहीं ना कहीं प्रगति आएगा ही। और मैं देखता भी हूं जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो रियल्टर जो लोग हैं, वो काफी छत्तीसगढ़, जैसे कि मॉल्स की व्यवस्था हम बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के रियल्टर का ही देन है, जिससे एक अच्छा जीवन शैली और हमारे बच्चों को या हमको एक अच्छा चीजें मिल रहा है। और ग्रोथ की बात करूं तो जो आईटी सेक्टर जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आ रही है, तो डेफिनेटली आईटी हब जब कोई भी सिटी या राजधानी बनती है तो वो प्रगति करती ही करती है। तो अभी मायरकल ग्रोथ हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ भी वन ऑफ द आईटी हब हमारे होने को जा रहे हैं। बेंगलोर की बहुत सारी कंपनियों से एमओयू भी हुआ है, नया रायपुर में तो बड़े स्तर पे उस पर काम भी हो रहा है। चलिए नारद जी, आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए आप किस परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं? छत्तीसगढ़ की अगर सर अभी ग्रोथ की बात करूं, या जो जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अब लोगों की सोच बदल रही है। पहले ऐसा था कि बस कुछ कामें करना है, कुछ कामें करना है, अब सोच बदल रही है। अब छत्तीसगढ़ के लोग बाहर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग यहीं अपना, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, एनआईटी हो गया, एम्स हो गया, बहुत सारी सुविधाएं जो सरकारें अभी हम लोग को दे रही है, तो ये दिन के दिन ग्रोथ होते ही जा रहा है। और एक चीज और जो मैं यहाँ पर देख पाया हूँ, वो यंगस्टर है, जितने भी युवाएं हैं वो अब अपने खुद के बिजनेस में या ऑन बिजनेस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हाँ खुद का एक बिजनेस अगर डेवलप करे, और तो हो सकता है कि हमको जो जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है शायद वो आगे चल के ना रहे, क्योंकि एजुकेशन ले तो रहे बट हर किसी को जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो वो खुद का क्यों ना ऑन बिजनेस तैयार करे, और यही छत्तीसगढ़ की एक पहचान अलग बना सकता है। चलिए भारती जी, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल मुझे ऐसा लगता है कि होगा आने वाले समय में। बहुत अच्छा हमारा छत्तीसगढ़ रहेगा जो पूरे विश्व में नाम कमाएगा। हमारे बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, हमारे युवा इतने प्रतिभाशाली, आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत प्रतिभाशाली है, और सरकार काम भी कर रही है। आप पर्यावरण के संबंध में भी बोल रहे थे सॉरी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम ऐसा कुछ शुरू किया है, तो वो हम करते भी हैं और करवाते भी हैं लोगों से। तो बहुत अच्छा हमारा प्रदेश की उन्नति और प्रगति हमारे प्रदेश की होने वाली है आने वाले समय में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस पैनल को में जो भी चर्चा हुई उसको यही समाप्त करूंगा, और स्मृति चिन्ह के लिए जी आदरणीय, हम चाहेंगे हमारे कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे बीच माननीय महोदय अरुण साहू जी उपस्थित होने जा रहे हैं, जिनके कमलों द्वारा हम अपने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। बंधु, युग संस्कृति स्थापित करने बड़ी ही युवा प्रतिभाएं, एक नहीं अनगिनत विवेकानंद निकलकर आगे आए। उनका ही आदर्श रहे युवा आंखों में, सारा गगन नाप लेने की उमंग हो जिनकी पाखों में। ऐसे विचार हमारे अतिथियों ने रखे, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात हमारा दूसरा पैनल हमारे बीच उपस्थित होने जा रहा है। हमारे अतिथि